डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यूज। तो पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस करें या पहले एमसीक्यूज? क्या राय है आप लोगों की? 15 क्वेश्चंस पहले डिस्क्रिप्टिव करते हैं सर, डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि मुझे ये नए हैं अपने लिए। नहीं, मुझे लगता है सर एमसीक्यूज फर्स्ट में सर। एमसीक्यू पहले सॉल्व किया जाए सर। पहले एमसीक्यू करते हैं सर। हाँ, एमसीक्यू करने से थोड़ा सा ये भी पता लग जाएगा ना, तो तुरंत आंसर भी, मतलब हमारे कौन सा गलत टिक हुआ है वो भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ज्यादा तो गलत टिक नहीं हुए होंगे, एक दो एग्जाम में कुछ ना कुछ तो गलत टिक हो ही जाते हैं, है ना। तो चलिए जरा जल्दी से हम लोग पहले एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव देख लेंगे। चलिए, तो ठीक है। सबसे पहले दीक्षा, इसके बारे में तो खैर हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। सीधा सीधा आंसर इसका क्या, किस लिए किया गया है, डेवलप किया गया है? टेक्स्ट मैसेज में प्लीज आप लोग लिखते जाइए। बोलने ज्यादा अच्छा होगा कि हम लोग टेक्स्ट मैसेज में लिख दें। इसका सही आंसर क्या है ना? आप लोग लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे? 1 मिनट। ओके, अभी लिखने एक्टिवेट नहीं था ना, लिखने वाला। हाँ, चलिए तो लिख दीजिए। सभी के आंसर आ गए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल सभी ने बिल्कुल सही आंसर टिक किया है, और वो है सेकंड, प्रोवाइड डिजिटल रिसोर्स फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है, अगर बात करें तो ये वाला हमारा सेकंड वाला सही था, ठीक है। सेकंड वाले में क्या करना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, मैच करना है मतलब इनको पहले, और फिर मैच करने के हिसाब से फिर हमें आंसर देखना है। सबसे पहले मैचुरेशन, तो आप लोग आंसर दे रहे हैं 1। ओके, देख लेते हैं। भाई ये मैचुरेशन क्या, इसको मैचुरेशन क्या, ए चाइल्ड बिगिनिंग टू वॉक विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग, ये मैचुरेशन का एग्जांपल हो सकता है। अच्छा चलिए इस चीज को थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं। कोई भी साथी हमारे बताएं कि ये मैचुरेशन है या नहीं, और क्यों, अगर है तो क्यों, और क्यों नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। कोई भी बता दें कि चाइल्ड बिगिनिंग टू वॉक विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग, ये मैचुरेशन है या नहीं? सर मैच्योरेशन में नेचुरल जो हमारे अंदर हेरिडिटी से डेवलप होता है टाइम के साथ, उसको मैच्योरेशन बोलते हैं। तो वॉकिंग के लिए एक फिक्स टाइम पर जनरली होता है। तो जो कि बच्चा बिना किसी ट्रेनिंग के वॉक कर ले रहा है, जैसे मछली तैर सकती है, मैच्योरेशन एक टाइम आने पर, बच्चा चल लेगा टाइम आने पर, बोलने का एक टाइम है। तो जिन चीजों को एक फिक्स टाइम पे अपने आप नेचुरली हो जाती है, उन्हीं को हम लोग मैच्योरेशन मानते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में। बहुत ही बढ़िया सर, आप मैच्योरेशन बहुत ही सर बढ़िया। तो ये देख लीजिए बिल्कुल। सर बायोलॉजिकली जी सर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाँ। टेक्स प्लेस व्हिच लीड्स टू मैच्योरेशन। जी जी जी, तो बिल्कुल यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई और वो चलने लगा है, तो इसका मतलब ये मैचुरेशन ही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। पीटी सर पूरा नाम तो चलिए, इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन। हाँ सर, ये दूसरे वाले में भी सही है सर, बी वाला जो बता रहा है ये पर्यावरणीय उत्तेजना, शब्दावली का विकास, क्योंकि जैसे पेरेंट्स बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तो कई शब्द ऐसे होते हैं जो बार 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 हम यूज करते हैं, तो बच्चा उनको मतलब इम्बाइब कर लेता है कि ये, जैसे हम पापा 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 और फिर इशारा करते हैं, तो वो समझ जाता है कि अच्छा पापा बोलने से इसका, तो ऐसे ये शब्दावली का विकास हो जाता है। बढ़िया, मतलब बाहर से हेरिडिटी नहीं है, ये बाहर एनवायरनमेंट से सीखा। बढ़िया, बहुत ही अच्छा, सही बात है। चलिए बायोलॉजिकल रेडीनेस की हम बात कर लेते हैं, तो क्या ये उससे मैच कर रहा है? डिफिकल्टी इन फॉर्मल रीडिंग, इंस्ट्रक्शन बिफोर न्यूरोलॉजिकल रेडीनेस। न्यूरोलॉजिकल रेडीनेस के पहले उसको रीडिंग इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने में दिक्कत होती है ना। तो ये बायोलॉजिकल रेडीनेस का उदाहरण है।
इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो रहा होगा मुझे लगता है ना। बात बिल्कुल सच है, जब तक न्यूरोलॉजिकल रेडीनेस नहीं होगी तब तक वो पढ़ने में दिक्कत होगी, और ये बिल्कुल बायोलॉजिकल रेडीनेस का ही उदाहरण है। चलिए तो इसको सर ये जो दो टर्म है जैसे बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल, तो इससे भी अपन कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल। सेंसिटिव पीरियड, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, वैसे तो ये लास्ट बचा है तो है ही सही, मगर फिर भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ अर्ली लैंग्वेज डिप्रीवेशन। इसको क्यों किया गया सेंसिटिव पीरियड? मतलब जो शुरुआत इसमें जो एनसीएफ और हमारी एनईपी आई थी ना, उसमें भी यही बात लिखी थी कि शुरू के 5 सालों में बच्चे का बहुत 80% डेवलपमेंट हो जाता है ब्रेन का, मतलब है ना, जो सेंसिटिव पीरियड है। ऐसा कुछ है या कुछ और इसमें एक्सप्लेनेशन है? कौन एक्सप्लेन करेंगे इसको, सेंसिटिव पीरियड जो है क्यों इसके साथ? सर हमारे हिसाब से यही एकदम सही है, क्योंकि जो बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड वाला पीरियड है वो एक बहुत सेंसिटिव पीरियड है, जैसा अभी आपने कहा एनईपी ने इसको स्ट्रेस दिया है, और ये पीरियड डिसाइड करेगा कि लॉन्ग टर्म बच्चा कहाँ तक पहुंचेगा, और इसी वजह से ईसीसीई जोड़ा गया है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में। तो सेंसिटिव पीरियड एकदम एग्जैक्ट है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। बहुत बढ़िया सर, मतलब कुल मिला के सारे के सारे सही हैं, मतलब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही होगा, फर्स्ट, बी का सेकंड, सी थर्ड और डी का फोर्थ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। संतोष दुबे सर जी। सर गुड इवनिंग सर। Good evening, सर sir. एक चीज थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाउट एक पूछना चाह रहा था सर। जी। ये जो सर, इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिएगा सर, जहाँ हम लोग ऊपर पहले देख रहे थे सर प्लीज। सर ये मैच्योरेशन को हम लोगों ने देखा था इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल रेडीनेस सर, आपने जो सर प्रोवाइड किए थे सर। तो मैच्योरेशन और बायोलॉजिकल रेडीनेस ये क्या सर अलग अलग चीजें हो गई क्या है, जिसके कारण थोड़ा सा भ्रम मुझे हो रहा था बीच में, लेकिन अभी तो ठीक है। नहीं, ये दोनों एक तरह के सिनोनिम्स हैं सर, मैच्योरेशन और बायोलॉजिकल रेडीनेस। जो बायोलॉजिकल रेडीनेस है उसी को मैच्योरेशन भी कहते हैं सर। तो इसके लिए जो इनके सामने सर ए के सामने जो फर्स्ट है और सी के सामने थर्ड है, तो ये आपस में एक्सचेंज भी हो सकते हैं क्या? हो सकते ये हैं। क्यों फिर अलग ही अलग है, डिस्टिंक्ट रहेंगे सर? बिल्कुल हो सकते हैं सर, एक्सचेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी सर। अगर ये वाला थर्ड वाला इधर होता तो भी काम बन जाता। लेकिन सर ये पहले में सर मैच्योरेशन वो एक्चुअली ग्रोथ की बात कर रहा है सर, कहीं ना कहीं ये ग्रोथ से रिलेटेड है, इसलिए वही चाइल्ड बिगिनिंग टू वॉक विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग। हाँ वो तो सही है बात। सर इसका लोकोमोटर अपन पढ़ते हैं ना कि उसकी मसल्स वगैरह स्ट्रांग होती हैं, पहले गिरता है फिर बैलेंस करना सीख लेता है। तो न्यूरॉन्स थोड़ा मतलब ब्रेन से ज्यादा संबंध है मुझे लगता है, इसलिए नहीं, इसको इस में जो संदर्भ आया है या जो एग्जांपल आए, इसकी वजह से कंफ्यूज मत होना, मतलब ना कि वो भाई वो ऐसा होगा वैसा होगा। एक तरह का बायोलॉजिकल रेडीनेस ही मैच्योरेशन भी है, बाद के सवालों के लिए ना। जी हाँ, चलिए अगला, स्कूल कैन बेस्ट एड्रेस, कौन सा है, एडोलेसेंस, क्या लिखा है, आइडेंटिटी इश्यूज, वाई आइडेंटिफाई इश्यूज। तो एडोलेसेंस वाले जो इश्यूज हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये तो मुझे लगता है काफी सरल आंसर पूछ लिया है। बिल्कुल, क्योंकि ये इम्पोजिंग वाली तो कोई बात होती नहीं है, इग्नोर आप कर नहीं सकते हैं, और एम्फेसाइजिंग ओबीडियंस और ये भी नहीं कर सकते हैं एडोलेसेंस को। सीधा सीधा थर्ड वाला बचता है, इनकरेजिंग सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। बढ़िया, इसमें तो ध्यान दिक्कत नहीं थी है ना, इसमें कोई ज्यादा। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन है द नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर बेस्ट अंडरस्टैंड बाय स्कूल लीडर्स। कल मैंने वो जो शेयर की थी ना वो शिक्षा शब्दकोश, ये उसी से आया है, और ये शिक्षा शब्दकोश अभी मेरे सुझाव है कि 27 तारीख को 28 तारीख को जो पेपर देने जा रहे हैं, एक बार शिक्षा शब्दकोश जरूर देख के जाएं प्लीज, है ना। तो शिक्षा शब्दकोश को थोड़ा ध्यान से, उससे काफी सवाल
बनने के चांसेस हैं अगर ऐसा सवाल आता है तो ये नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, तो इसका ये भी वैसे हालांकि बहुत कठिन नहीं है, सरल है, सीधा सीधा है, नाम से ही पता लग जा रहा है। सेंट्रलाइज्ड स्कूल गवर्नेंस ऐसा तो होगा नहीं, ये क्या है, बिल्ड इंटीग्रेटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस एजुकेशन सिस्टम, है ना। ट्रेडिशनल स्कूलिंग को रिप्लेस कर देने का तो मतलब ही नहीं है, रेगुलेट करिकुलम डिजाइन ये भी नहीं है। इसका जो है सही आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस स्टूडेंट लर्निंग ओनली इन अर्ली चाइल्डहुड एंड प्राइमरी स्टेजेस। Adolescents and older students are not sensitive to environmental factors and responsive to instructional quality only। जब ये कहीं ओनली टाइप की चीजें आ जाती हैं, ये लोग हम लोग पहले ही से समझ चुके हैं ना, ये क्या है, स्टूडेंट्स लर्निंग ओनली इन अर्ली चाइल्डहुड एंड प्राइमरी स्टेजेस, तो ये तो हमें लगता है गलत हो ही गया अपने आप ही। एडोलसेंट्स एंड ओल्डर स्टूडेंट्स आर नॉट सेंसिटिव, तो ये सेंसिटिव नहीं होते हैं, ये तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है ये दोनों ही गलत है ना, क्या कहना है आप लोग का? यस सर। जी दोनों ही गलत सर, दोनों ही गलत, आप सही हैं। तो इसका मतलब इसका फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा ना, बोथ ए एंड आर फॉल्स, है ना। ठीक है, कहीं आप लोग को कुछ शेयर करने की बात हो ना कि इसको हम कुछ और अच्छे से ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं तो जरूर प्लीज करिएगा ना, ताकि हमें आगे वाले पेपर में इसकी हेल्प हो सके, है ना। अगला सवाल है क्या असर्शन है कि क्लियरली क्या लिखा है, आर्टिकुलेटेड पॉलिसीज रिड्यूस एम्बिग्युइटी इन इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग, है ना। ये तो सही लग रहा है ना, क्लियरली आर्टिकुलेटेड पॉलिसीज, तो ये एम्बिग्युइटी बिल्कुल सही बात है। अगर क्लियर पॉलिसी होगी तो एम्बिग्युइटी नहीं होगी, तो ये वाली बात तो सही लग रही है, सही बात है ना। व्हेन ये डिस्क्रिप्टिव वाले आंसर में भी लिखवाया था सर आपने। व्हेन एक्सपेक्टेशन आर एक्सप्लिसिट स्टेकहोल्डर आर बेटर एबल टू अलाइन देयर एक्शंस विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल साफ सुथरी हो तो बेटर अलाइनमेंट होता है, तो ये भी सही बात है। तो ये दोनों ही सही है ना इसमें, ऑप्शन ए ही ठीक लग रहा है सर। हाँ, तो इसमें दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता भी है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर पॉलिसी होंगी तो ये सब हो गई होगा, ठीक। और कोई ये कुछ सर ये एजुकेशन मैनेजमेंट का पार्ट का है क्या? जी नहीं, मैनेजमेंट पार्ट का नहीं है सर, इसमें सिलेबस में ही नहीं था मैनेजमेंट। अच्छा, ये एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ लीडरशिप वाला, ठीक लीडरशिप पार्ट, लीडरशिप वाला, उसमें सर एडमिनिस्ट्रेशन का भी है थोड़ा सा। हाँ लीडरशिप वाला है, हाँ जी जी। चलिए ये भी जो है ना एकेडमिक प्लानिंग वाला भी एक सिलेबस में था, वन एकेडमिक प्लानिंग से क्वेश्चन नंबर 7 है। एकेडमिक प्लानिंग इज इंस्टीट्यूशनल लेवल बिगिन विद, किससे शुरू होना चाहिए ये वाली बात? टू लगता है एनालिसिस ऑफ लर्नर डाटा से होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन बता रहे हैं, बात बिल्कुल सही है, ये इसका सेकंड ऑप्शन ही होना चाहिए। फर्स्ट पे भी ध्यान जा रहा है सर। नहीं सर, सेकंड है, नोट्स में भी यही लिखा है था। हाँ सर, नोट्स में भी यही लिखा है सर, पहले डेटा नोट्स में ये लिखा है सर, मैंने पढ़ा है, एनालिसिस ऑफ लर्नर डाटा एंड प्रायर अटेनमेंट। क्या है ना कि जब भी प्लानिंग की जाएगी ना तो सबसे पहला काम यही होता है कि हम पुरानी जो हमारे पहले की जो डेटा है हमारे पास उसका एनालिसिस किया जाए, तो इसका है ना, तो इसका क्योंकि शिक्षण सामग्री का चयन हम कैसे कर लेंगे, हमें पता ही नहीं है, अभी कुछ चीज तो नहीं कर सकते,
और फिर एलोकेशन ऑफ टीचिंग लोड्स ये तो कर ही नहीं सकते हैं, नहीं मतलब वो शुरू होगा यहीं से बी से ही, एनालिसिस ऑफ लर्नर डेटा एंड प्रेयर अटेनमेंट। जी धर्मेंद्र सर। सर मैं कह रहा हूँ इसका लाइव एग्जांपल तो हम खुद ही है, अभी हम वही कर रहे हैं। अब अपने एग्जाम की तैयारी के लिए हम पूरा उदाहरणों को ही देख रहे हैं सर। जी जी चलिए, तो अगला जो सवाल है वो है लर्निंग इज मीनिंगफुल व्हेन टीचर्स। लर्निंग मीनिंगफुल कब होती है? लर्निंग वाले चैप्टर से आया है। कंसीडर प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाइल टीचिंग और क्रिएट ए एटमॉस्फेयर ऑफ फियर एंड स्ट्रेस। तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, फियर स्ट्रेस वाली तो हो ही नहीं सकती है। और रिलाई सोलली जब की बात आएगी तो फिर तो नहीं हो सकता ये, ओनली ओनली ये नहीं होगा। हाँ। एक्टिवली प्रमोट कंपटीशन, तो जहां का भी कंपटीशन की बात आएगी ना तो वो एकेडमिक वाले में वो भी अपने आप गलत हो जाता है। एजुकेशन का उद्देश्य कभी भी कंपटीशन पैदा करना नहीं होता, जबकि हम लोगों को ऐसा शायद हो सकता लगे कि कंपटीशन तो अच्छी बात होती है, जबकि बिल्कुल, क्योंकि कंपटीशन क्या करती है, दो लोगों को कंपेयर करना सिखाती है, तुलना करती है, वो एजुकेशन का गोल हो नहीं सकता। तो इसमें यदि इसमें सर हेल्दी वर्ड होता तो हाँ, सही होता, लेकिन हेल्दी वर्ड नहीं है तो ये नेगेटिव ऑप्शन है सर। हाँ हेल्दी कंपटीशन, हाँ मगर वो कंपटीशन तो आएगी। चलिए, तो इसका यही ऑप्शन हो गया ना, कंसीडर प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स व्हाइल टीचिंग, बिल्कुल ठीक, फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो अगला देख लेते हैं। ए प्रिंसिपल वांट टू बिल्ड ए ये कल्चर। वो जो अदिति बोध वाला है उसमें भी शायद पहला अदिति जो है वो यही चीज है सर। जी चलिए, ए स्कूल प्रिंसिपल वांट टू बिल्ड ए कल्चर द सपोर्ट्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन टीचिंग व्हिच एक्शन बेस्ट डेमोंस्ट्रेट पेडागोजिकल लीडरशिप इन द कॉन्टेक्स्ट। ये भी लीडरशिप का सवाल है। बिल्ड ए कल्चर एंड सपोर्ट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना चाह रहा है, तो डिस्करेजिंग टीचर, ये पूरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मतलब अपने आप ही समझ में आ रहा है। लिमिटिंग कम्युनिकेशन विद टीचर, और ये भी नहीं हो सकता। कंडक्टिंग एनुअल इंस्पेक्शन फोकस्ड मेनली ऑन माइनर रूल्स वायोलेशन, ये भी तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही, आप लोग 100% सही है, इसका फोर्थ ऑप्शन ही है। और वो क्या है? ऑर्गेनाइजिंग रेगुलर प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज where teacher collaboratively examine student work and refine practices। हाँ, तो ठीक है। कुछ और जब भी आपको लगे कि कुछ आप शेयर कर सकते हैं इन सब चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन करने का, तो जरूर करिएगा प्लीज, है ना। चलिए 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असेसमेंट इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम, ये तो किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा ना, सीधा सीधा है। कौन सा आंसर होगा इसका? फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव बिल्कुल, क्योंकि बाकी सब फॉर जी। लर्निंग है सर। जी जी एज लर्निंग अगर वो सीख रहा है अपना खुद करके, ऑफ लर्निंग है तो फिर वो समेटिव है। जी, यहाँ एज लर्निंग तो कहीं दिया भी नहीं है। जी एज सर। लर्निंग तो बेस्ट है। ये ऑफ। ठीक है जी। अगला, गुड गवर्नेंस इन स्कूल इज रिफ्लेक्टेड थ्रू सर जो कॉम्बिनेशन ऑफ। पीयर असेसमेंट होता है वो इसका पार्ट नहीं है क्या प्रोग्रेसिव क्लासरूम का? नहीं, मगर इसमें ऑप्शन कहाँ है सर? ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास, ऑप्शन भी तो होना चाहिए। ठीक ठीक, ओके। हाँ, गुड गवर्नेंस इन स्कूल इज रिफ्लेक्टिव थ्रू कॉम्बिनेशन, बढ़िया, आप लोग एकदम सही कह रहे हैं। कौन सा है? ये बिल्कुल सही है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, ये बिल्कुल सीधा सीधा, मतलब बड़ा अच्छा सवाल, मतलब सीधा सीधा है। बाकी तीन तो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, ये कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। बिल्कुल नहीं, तो ये ट्रांसपेरेंसी वाला नहीं है। चलिए, तो 12th वाला देख लेते हैं आप सवाल। 12th वाला सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। चलिए, ये एनईपी से आ गया भाई, और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? इक्विटी एंड इंक्लूजन की बात कर रहा है। तो यूनिफॉर्म एजुकेशनल प्रोविजन फॉर ऑल लर्नर्स, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, इसको यूनिफॉर्म कैसे कर सकते हैं? ये तो
विविधता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबकी अवहेलना हो जाएगी अगर ऐसा कर दिया तो। टारगेट सपोर्ट फॉर सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेजियस ग्रुप, ये वाली बात सही है। थर्ड देख लेते हैं, रिजर्वेशन बेस्ड एडमिशन रिफॉर्म, नहीं। एलिमिनेशन ऑफ प्राइवेट स्कूलिंग, ये भी नहीं हो सकता, मतलब वो यही ऑप्शन सही है ना। चलिए ठीक है। सर फर्स्ट क्यों नहीं हो सकता? सर फर्स्ट हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि टारगेटेड बोल रहा है इस वाले में तो सिर्फ। इस बात का अंदाजा हाँ सर फर्स्ट ही मुझे भी लग रहा है। फर्स्ट नहीं होगा, देखिए क्या है। यूनिक नहीं होगा। सर फर्स्ट हो ही नहीं सकता, सर क्योंकि यूनिफॉर्म तो मेथड की बात नहीं कर रहा ना, यूनिफॉर्म एजुकेशनल प्रोविजंस की बात कर रहा है फॉर ऑल लर्नर्स। सबको इक्वलिटी देगा, सबको इक्वलिटी सबको इक्वल इंक्लूजन अपॉर्चुनिटीज। की बात जब होगी तब यही आएगा टारगेटेड वाला। सर इंक्लूजन बोल सर इसमें CWSM नहीं दिया, CWSM थोड़ी दिया है, ये तो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास दिया है। यहाँ प्रोविजंस है मैडम, यहाँ पे मेरे ख्याल से वो नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं। इसमें देख लीजिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप्रोच इक्विटी एंड इंक्लूजन की बात है, इसलिए सेकंड ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पर। इंक्लूजन तो सर CWSN का ही होता है, सेकंड ही सही है। हाँ CWSM कहाँ है सोशल ये? इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस भी हैं, OBC SC ST भी हैं, तो उनके लिए भी होता है। ज्योग्राफिकल जो बैकवर्ड एरियाज में है, तो ये बी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि टारगेटेड जो है वो सपोर्ट के साथ लिखा है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। क्योंकि बी ही आंसर एकलव्य है मॉडल इसका। स्कूल वगैरह जो है, ये इस तरह के स्पेशल प्रोविजन इन्हीं के लिए किए गए हैं। सर जैसे अगर पहला ऑप्शन जो यूनिफॉर्म एजुकेशनल प्रोविजन फॉर ऑल लर्नर्स का है, तो इसमें हर टाइप के लर्नर, चाहे सोशियो इकोनॉमिकल सभी के लिए अगर यूनिफॉर्म कर देंगे तो समावेशन नहीं हो पाएगा। तब फिर टारगेटेड सपोर्ट नहीं होगी सर। ऑल लर्नर्स की बात कर रहा है, तो ऑल अरे नहीं सर, अगर इसको यूनिफॉर्म कर देंगे तो इक्विटी के अपोजिट हो जाएगा ये। इंक्लूजन नहीं हो पाएगा, इंक्लूजन भी नहीं होगा और सपोर्ट भी नहीं मिलेगी। चलिए बहुत बात हो गई है, एक एक हैंड रेज करके बात कर लेते हैं। जी मसरत मैम। नमस्कार सर, मुझे लग रहा है सर कि पहला ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म एजुकेशनल प्रोविजन की बात कर रहे हैं सर, तो हम जो एजुकेशनल प्रोविजंस है वो तो सारे बच्चों को मिलेंगे ना, वो मेथड अलग होगा, उनके लिए हम डिफरेंशिएटेड लर्निंग करेंगे, वो अलग बात है, बट जो प्रोविजंस है बट वो तो सबके लिए सेम होंगे ना सर, मुझे जो लग रहा है। थैंक यू जी। यूनिफॉर्म कर देंगे तो फिर जो है समावेशन कैसे हो पाएगा? यूनिफॉर्म नहीं हो सकते मैम, यूनिफॉर्म का तो मतलब ही नहीं है, इंक्लूजन में यूनिफॉर्म सर नहीं यहाँ होता पे है। एजुकेशनल प्रोविजन की बात कर रहा है सर, मेथोडोलॉजी अलग हो मैडम सकती है। एक्स्ट्रा टाइम। भाई ऐसे बहस करेंगे तो कोई किसी की भी बात कोई समझ नहीं आएगी। रेज हैंड करने का ऑप्शन इसलिए दिया है। जी मनोज कुमार सिंह, सबकी बात सुनी जाएगी मगर एक एक करके। जी मनोज कुमार सिंह। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर इसमें लिखा है अप्रोच टू इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है प्रायोरिटी सेट करना, तो प्रायोरिटी इसी सेकंड पे ही जा रहा है सर, सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप। जी धर्मेंद्र चौरसिया सर। हाँ सर नमस्कार, मैं कह रहा हूँ सर यहाँ पे जो पहला जो ऑप्शन है ये ब्रॉड सेंस में बात कर रहा है, इसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं। इसका आंसर पहला ही है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म का मतलब ये ब्रॉड सेंस में ले रहा है, मतलब हर तरह के बच्चों के लिए। क्योंकि जब हम क्लास में जाते हैं तो बच्चों को हम प्रॉपर सभी तरह से पढ़ाते हैं, यूनिफॉर्म एजुकेशनल प्रोविजन देते हैं सभी को, अलग अलग नहीं करते हम। यहाँ इंक्लूजन की बात हो रही, समावेश करा जा रहा है यहाँ पर। धर्मेंद्र सर बोलिए सर। धर्मेंद्र सर। हाँ सर मैं ही बोल रहा हूँ सर। नहीं दूसरे वाले सर धर्मेंद्र चौरसिया सर और मसरत जहाँ मैडम राइट है सर, मैंने भी फर्स्ट ऑप्शन दिया है, क्योंकि सर यहाँ एजुकेशनल प्रोविजन की बात हो रही है, तो जब एजुकेशनल प्रोविजन समान सबके लिए बात हो रही है तो नेचुरली वो इंक्लूजन वर्ड आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग सर पहला ऑप्शन ही सही होना चाहिए, मैंने भी पहला ही टिक किया है सर। जी इसमें नेक्स्ट है जो कौन, जुगल किशोर तिवारी सर। जी बताइए।
जी बोलिए अवधेश वाजपेयी सर। सर एक्चुअली क्या है ना, इसमें इक्वालिटी की बात नहीं हुई है, इक्विटी की हुई है। इक्विटी का मतलब होता है लोच, लचीलापन, है ना, हम लोग तो ये हम समझते हैं। तो सर जहां पर टारगेटेड सपोर्ट मिल रही है बच्चों को, इसका मतलब प्रोविजंस में वहां पे कहीं ना कहीं कोई ढील दी जा रही है। जैसे जो बच्चा डिसएडवांटेज है उसको थोड़ा सा अलग से फेवर करना है, उसको समय ज्यादा देना है, उसको बिठाने की व्यवस्था अलग करनी है। तो एनईपी यही तो कह रहा है कि जो बच्चे वैसे ही डिसएडवांटेज हो गए हैं उनको बराबर लाने के लिए अगर हम समान प्रोविजन रख देंगे तो बेचारे वैसे पिछड़े ही रहेंगे, वो आगे थोड़ी बढ़ पाएंगे। उनको इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि यहाँ बात करें इक्विटी एंड इंक्लूजन। और इंक्लूजन कब होगा? जब हम उनको कॉमन बच्चों के साथ बिठाएंगे और उनके साथ एक ऐसा व्यवहार करेंगे कि वो भी आगे निकल के आए। तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से तो 2 होना चाहिए, बाकी विद्वान साथी जो चाहें जाने वो करें। नेक्स्ट जी सबकी बात सुन लेते हैं सर एक बार, तो उससे आइडिया थोड़ा और क्लियर होगा। जी पीटी सर। हाँ सर, हमारा ये मानना है ना, जो आपने बताया था आंसर दूसरा, पहला आंसर इसलिए गलत है या गलत होना चाहिए कि देखिए हम लोग क्लियर कट, जैसे हम एग्जाम कराते हैं, यहाँ एग्जाम इंचार्ज हैं, तो जो बच्चा मान लीजिए कि उसको कोई डिसेबिलिटी है, हम लोग उसको सेम प्रोविजन नहीं देते, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, जबकि बाकी बच्चे के लिए सबके लिए नियम एक होना चाहिए। तो एक इसलिए नहीं है कि अगर कोई पीछे रह गया है तो हमें उसको सपोर्ट देना है एक्स्ट्रा अलग से, जो बाकी लोगों को नहीं देंगे। तो यूनिफॉर्म तो प्रोविजन हो ही नहीं सकता है कभी भी। अगर प्रोविजन यूनिफॉर्म कर देंगे तो जो बच्चा पीछे वो पीछे ही रहता चला जाएगा, आगे नहीं आएगा। और इसीलिए जेड बनाए गए हैं, और इसीलिए तरह तरह के जितने भी RCWD एक्ट है वो पूरा इसी पर बेस्ड ही है कि हमें उनको अलग से देना है। सामान्य लोगों के बराबर अगर हम लोग उनको रख देंगे तो फिर वो वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ उनके अंदर जो पहले से फिजिकली या मेंटली जो कमी है उसको हमें कंपेंसेट करना ही करना है। तो इसीलिए यूनिफॉर्म प्रोविजंस नहीं हो सकते हैं, चाहे वो पास करने का क्राइटेरिया हो, चाहे एग्जाम में टाइम का क्राइटेरिया हो, चाहे क्लासरूम तक पहुंचने के लिए उनको रैंक देने की व्यवस्था हो, या उनको अटेंडेंस वगैरह में छूट हो। हर जगह उनके लिए प्रोविजंस में अलग स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं। छूट न कह के हम लोग ये कहें कि स्पेशल प्रोविजंस है। तो इसीलिए ऑप्शन 2 हमें ज्यादा तर्कसंगत लगता है ऑप्शन 1 की अपेक्षा, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी तो वहां होनी चाहिए जहां सब बराबर हो, कि बराबर कैपेसिटी के लिए एक जैसी रेस। जी सर, जी सर। जी अनूप सर, थैंक यू सर, थैंक यू पीटी सर। जी अनूप सर। Good evening, sir. Good evening, sir. I don't know up to what extent it is correct, sir. In NEP, there is a concept of special education zone. So it is focusing mainly on socio-economically disadvantaged groups, sir, that include gender identity, socio-cultural identities, geographical identity, disabilities. Disabilities भी आ गए ना, sir. Socio-economic condition, etc., and resource allocation for all this. So I think that is an initiative to include each and everyone in the education system. This is what in my opinion, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Good. रश्मि शुक्ला मैम। जी सर, सेम चीज है जो अभी सर ने बोली कि रैंप है तो टारगेटेड बच्चों के लिए ही तो है, बाकी तो स्टेयर केसेस यूज कर रहे हैं। या अगर टीचर सबको इंग्लिश में पढ़ाने लगे तो जो नहीं इंग्लिश में वेल वर्स्ड है वो कैसे उसको करेंगे? तो दैट इज टारगेटेड फॉर पर्टिकुलर सेक्शन, उसी में टीचिंग करेगा ना टीचर। जी मैडम। जी अखिलेश सर। सर प्रणाम सर। मैडम ने एग्जांपल दिया था, मुझे भी वही दिमाग में आ रहा था कि अगर ये प्रोविजन हो जाता है कि सबको इंग्लिश या हिंदी में ही शिक्षा दी जाएगी तो ये तो सही नहीं है सर। और दूसरी बात ये थी कि अगर हम ये कहें कि सभी बच्चे सीढ़ी से ही जाएंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो इक्वल प्रोविजन करना कहीं से ही बेहतर नहीं है। दूसरी चीज, हम लोग जब एनईपी पढ़ रहे थे सर, उसमें 2 चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। एक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है स्पेशल एजुकेशनल जोन करके डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, और एक जैसे जिसको स्पेशल एजुकेशनल जोन कहते हैं जो कि SCDGs के ऊपर ही बेस्ड है, और एक हम लोगों ने जेंडर इंक्लूजन फंड भी पढ़ रखा है सर एनईपी में। ये दोनों ही प्रोविजन जो एनईपी के हैं वो आपके जो
इकोनॉमिकली एंड डिसएडवांटेज ग्रुप के बिहाफ पे ही बनाए गए हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन है इट इज वेरी मच अप्रोप्रिएट सर, बेसिकली सर। जी जी सोनिया आनंद मैम। जी सर, नमस्कार सर। जी मैम। सर अगर इस ऑप्शन में यहाँ पे इक्विटी एंड इंक्लूजन नहीं लिखा होता तो यूनिफॉर्म हो सकता था, लेकिन अभी क्वेश्चन क्या अप्रोच कह रहा है हमें, इक्विटी एंड इंक्लूजन, तो दूसरा ही है टारगेटेड सपोर्ट। यहाँ जो वर्ड टारगेटेड है शायद इसके लिए कंफ्यूजन है और यूनिफॉर्म के लिए हो रही है। तो यहाँ टारगेटेड सपोर्ट है तो 2 ही होना चाहिए आंसर, टारगेटेड सपोर्ट फॉर सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। जी थैंक यू मैम। विकास सर। सर मेरा ख्याल है एग्जाम्पल्स तो वैसे भी बहुत सारे हो गए और ये क्लियर भी हो गया है। हम अपनी क्लासेस में भी देखते हैं सर, जैसे हमें कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह बनाना हो तो अगर कोई बच्चा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है तो हम उसको किसी एरोप्लेन का ऐड बनाने के लिए या वॉशिंग मशीन का ऐड बनाने के लिए नहीं देते सर उसको, क्योंकि वो बच्चा कभी देखा ही नहीं है तो वो कहाँ से बना पाएगा। उसको तो हम वही रियल टाइम एक्सपीरियंस ही फील कराएंगे ना जो उसने देखा है। अगर हम इंक्लूड कर देंगे सारे बच्चों को और उसमें करते जाएंगे तो बच्चा पीछे ही रह जाएगा, जैसे अभी रश्मि शुक्ला मैडम कह रही थी। तो अगर उसको वही स्पीड से किसी जैसे कमजोर बच्चा है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, और उसको भी बोलेंगे चलो दौड़ो तो वो तो हमेशा ही पीछे रह जाएगा। तो इस लिहाज से सर मुझे लगता है पहला ठीक नहीं होना चाहिए, दूसरा ही टारगेटेड सही होना चाहिए। थैंक यू। जी पूजा मैम। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग मैम। एनसी कोर प्रिंसिपल है सर एनसीएफ 23, इसमें क्लियर इट इज रिटन वन लाइन, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन इज वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ. It clearly states that it encourages regional level based learning, ensuring equal opportunity for all students. This is the like statement written for that NCF core principle for inclusive and equitable. Encourages regional level language based learning, ensuring equal opportunities for all students. So I जी think so second ही होगा सर फिर। सेकंड ही होगा। जी रमेश यादव सर। सर अभी जो मैटर आपने इसके पहले खोला था उसी के दूसरे पैराग्राफ की चौथी लाइन पे सर क्लियर कट लिखा गया है सेकंड ऑप्शन के बारे में। 6.2 का सर देखिए फोर्थ लाइन, थर्ड में भी है फोर्थ में भी है, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, क्लियर कट है सर। हाँ ये जो है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल, ये वाला चैप्टर है जिसमें से इसको लिया गया है। और ये जस्टिस एंड इक्वलिटी की बात की गई है। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन व्हाइल इंडीड एसेंशियल गोल एंड इट्स ऑन राइट इन आल्सो अचीविंग एन इंक्लूसिव इक्विटेबल सोसाइटी। और इस सब के लिए जो अलग अलग बातें की गई हैं उसमें ये सब ओबीसी और फिर अकॉर्डिंग टू ये यूडाइस और इसमें CWSN का इंक्लूजन, क्या द पॉलिसी आल्सो रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ये देखो क्या लिखा, सेपरेट स्ट्रेटजीज विल फॉर्मुलेटेड टू फोकस अटेंशन और द क्रिटिकल प्रॉब्लम रिकमेंडेशन ECC, ये है ना, सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेजेस ग्रुप। फिर ये स्पेशल जोन की बात की गई है, स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे, है ना। ये जेंडर इंक्लूजन फंड क्रिएट किया जाएगा। ये सारी बातें, ढेर सारी बातें हैं जिससे ये मुझे लगता है कि हम सबको फाइनली सेकंड वाले ऑप्शन पे ही जाना चाहिए, टारगेटेड सपोर्ट फॉर सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। जी पूजा मैम। नहीं सर हो गया था, थैंक यू सर। जी मैम। सर 11 नंबर क्वेश्चन क्या जी 11 नंबर क्वेश्चन 11।
11 में तो एकदम साफ साफ Yes, है sir. सर, ये बी सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सीधा सीधा, Yes, इसमें sir. कोई नो। Okay, sir. चलिए 12 हो गया। 13 इमोशनल डेवलपमेंट in early childhood is most closely linked to, इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। जेनेटिक मैच्योरेशन ऑफ मोटर स्किल, तो मोटर स्किल का इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। आइडेंटिफाई फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर लेना, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा। और क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट विथ केयर गिवर्स, ये वाली बात हो सकती है। फिर क्या है, टेम्परामेंटल एक्टिविटी लेवल, तो टेम्परामेंटल एक्टिविटी लेवल ये भी ठीक लग रहा है, मतलब स्वाभाविक है ये चीज। तो मुझे लगता है ये दोनों ही इसमें सही है। मतलब कौन सा सही होना चाहिए इसका, ये थर्ड वाला ऑप्शन, मतलब क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट विथ केयर गिवर्स और टेम्परामेंटल एक्टिविटी लेवल, यही सही है मुझे लगता है। आप लोग का भी यही मानना है? चलिए तो अगले की तरफ चले। नोट्स में भी है सर जी, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है क्या, गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज PM E-Vidya, निष्ठा आर मोस्ट वैल्यूएबल टू स्कूल व्हेन प्रिंसिपल इंश्योर दे आर यूज्ड टू रिप्लेस टीचर डिजाइन इंस्ट्रक्शन। ये तो हो ही नहीं सकता, टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकते भाई। सपोर्ट क्लासरूम टीचिंग विथ हाई क्वालिटी रिसोर्स, ये वाली बात सही हो सकती है। थर्ड क्या है, स्टैंडर्डाइज टीचिंग प्लेसेस, ये स्टैंडर्डाइज जब कभी बात आएगी तो सही नहीं होगा। रिड्यूस टीचर प्रिपरेशन टाइम एंड वर्कलोड, टीचर की किसको पड़ी है ना, यही वाली बात है ना। तो इसका मुझे लगता है यही आंसर होगा, सपोर्ट क्लासरूम टीचिंग विथ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज। सर आपने ये बढ़िया बोला, टीचर की किसको पड़ी है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ये तो सेकंड वाला ही होगा इसका, है ना। चलिए और आगे चलते हैं। 15 अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट फॉलोज ए, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है ना। डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट क्या फॉलो करता है, ये प्रिडिक्टेबल हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है, रैंडम होगा, लीनियर होगा। तो इसमें तो प्रिडिक्टेबल ही होगा। सीक्वेंस एंड क्या अकर्स एट ए रेट फॉर डिफरेंट चिल्ड्रन, वेरिएबल ही होगा, अलग अलग बच्चों के लिए इसका रेट अलग अलग। रैंडम एंड वेरिएबल सुटेबल होना चाहिए सर। प्रिडिक्टेबल होगा डेवलपमेंट, और अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग होगा, बिल्कुल। तो ये पहले ही आंसर होगा इसका ना। और कोई डाउट इसमें, या कोई आप में से कोई कुछ कहना चाहता हो? सर थर्ड पे नहीं, तो थर्ड ऑप्शन भी देखिए, थर्ड क्यों नहीं होगा सर? रैंडम नहीं होता है सर, ऑर्डर है उसका, सीक्वेंस है। रैंडम नहीं होगा वो, क्योंकि आप प्याजी को पढ़ेंगे या किसी एरिक रिक्शन को पढ़ेंगे तो उन सब ने क्या है, स्टेजेस बताई हुई हैं कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ऐसे। तो वो रैंडम नहीं होगा, है ना। करेक्ट सर, करेक्ट। इसमें सर ह्यूमन डेवलपमेंट में दिया हुआ है सर, प्रिंसिपल प्रेडिक्टेबिलिटी गिवन है सर, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। जी बिल्कुल ठीक। हाँ ये तो बड़ा बिल्कुल जाना पहचाना सवाल आ गया ना। ये इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि मतलब इसको क्या पड़ी थी कि भाई 10+2 से लेके उठा के 5+3+3 4 कर दिया जाए। तो वो पढ़ी क्या थी कि मतलब किस एज ग्रुप में उनका किस तरह का डेवलपमेंट होता है, उसी के हिसाब से इसको किया गया है। 5 का मतलब क्या हुआ, 8 साल तक का बच्चा जिस स्टेज में होता है उनके लिए प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद प्रिपरेटरी लेवल में जो है बुक्स का इंट्रोडक्शन होगा, फिर
स्किल एजुकेशन शुरू होगी मिडिल में, फिर सेकेंडरी में जाके ना। तो ये बी वाला ही ऑप्शन इसका सही है, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट हैं उन्हीं के क्वेश्चन नंबर 13 में आइडेंटिटी फॉर्मेशन नहीं हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 13 आइडेंटिटी फॉर्मेशन नहीं होगा सर, आइडेंटिटी फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि मुझे इसका सेकंड और थर्ड लग रहा है सर। आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट ऑफ केयर गिवर। ये इमोशनल डेवलपमेंट की बात है, तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो सकता है क्या? जी मसरत भाई। नहीं सर, अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है तो आइडेंटिटी नहीं आएगी सर, अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है सर। एडोलेसेंट में जब आइडेंटिटी की क्राइसिस हो रही है तो फिर अर्ली चाइल्डहुड में आइडेंटिटी डेवलप होने का सवाल नहीं हो रहा। ये तो सर एडोलेसेंस में होता है। नहीं, वो आइडेंटिटी क्राइसिस है सर, ये आइडेंटिटी फॉर्मेशन है। सर वो आइडेंटिटी है ही नहीं सर। सर वो तो आइडेंटिफाई है। एक्सक्यूज मी सर, सर आइडेंटिफाई फॉर्मेशन। एक मिनट ना, ऐसे बोलेंगे तो फिर ठीक नहीं रहता है ना, फिर किसी की कुछ समझ में नहीं आती है, तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। जी अपराजिता मैडम। सर उसमें देखिए वो आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा है, वो आइडेंटिफाई फॉर्मेशन बोल रहा है, आइडेंटिटी नहीं है सर वो। ठीक से देखिए सर, आइडेंटिफाई फॉर्मेशन तो वो हो ही नहीं सकता है सर। हम लोग आइडेंटिटी बोल रहे हैं सर, वो आइडेंटिटी ही है सर, पहचान निर्माण सर। आइडेंटिफाई लिखा हुआ है सर। हिंदी वर्जन जरा दिखेगा सर। हम लोगों ने तो इंग्लिश में लिखा है, इसीलिए मैंने इंग्लिश वाला बोला सर। देखिए सर संतोष सर ना, जब कभी भी एक गड़बड़ हो ना कि हिंदी और इंग्लिश में कुछ गड़बड़ है, तो उसमें एक डिक्लेरेशन होती है कि इंग्लिश को फाइनल माना जाएगा। इसमें ये जो, और दूसरी ये अर्ली चाइल्डहुड की बात है ना, इसमें अर्ली चाइल्डहुड इज द मोस्ट क्लोजली लिंक्ड टू, है ना। तो अर्ली चाइल्डहुड में जो केयर गिवर्स होते हैं उनके साथ अटैचमेंट होता है, और ये बिल्कुल मतलब टेम्परामेंटल है, मतलब उनके अंदर वो इमोशनल डेवलपमेंट उनके साथ हो ही जाता है। जी तो इसका जी अवधेश सर। अवधेश सर। हाँ सर ये जो ऑप्शन है आइडेंटिफाई, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, मुझे लगता है ये TF बन गया है, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन जो किया गया है वो पहचान किया गया है, तो उस हिसाब से तो ये मैच करेगा। अगर पहचान को लेके करेंगे तब तो लग रहा है कि बैठ रहा है मामला, लेकिन अगर आइडेंटिफाई है तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि सर आइडेंटिटी जो होती है, वो पहचान जो होती है वो एक अलग तरह का है कि मतलब बच्चा अपनी, उन्होंने भी कहा है, प्याजे ने भी कहा है कि बच्चे अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं सोसाइटी में, लोगों से अटैच करते हैं और इमोशनली भी लोगों से जुड़ना चाहते हैं और खुद को भी एस्टेब्लिश करते हैं। तो हिंदी जिन्होंने हिंदी पढ़ के किया है उनके लिए 2 और 3 मुझे समझ में आता है, और जिन्होंने इंग्लिश पढ़ के किया है उनके लिए 3 और 4 समझ में आता है। ये ट्रांसलेशन का सर कुछ गड़बड़ी है इसमें, मुझे लग रहा है। हाँ ट्रांसलेशन की गड़बड़ है, लेकिन आप सर कह रहे हैं कि इंग्लिश वाला भी माना जाएगा, तो आइडेंटिफाई देखिए सर, एक मिनट इधर नीचे करिए सर। आइडेंटिफाई फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करिए, मतलब इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए सर। इंग्लिश स्ट्रक्चर कहता है आइडेंटिफाइंग, समझ नहीं सर, ग्रामेटिकली भी ये गलत है इंग्लिश में, क्योंकि आइडेंटिफाई फॉर्मेशन ये फ्रेज ही गलत है, मतलब ये ग्रामर के रूल से भी। तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन है ये, लेकिन क्योंकि प्रिंट गलत हो गया है तो वो बात अलग है, चाहे जैसे इसको एक्सप्लेन करे। ये अगर इंग्लिश में लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा आइडेंटिफाइंग, ऐसे होगा। तो ये गलती है इसमें सर ट्रांसलेशन की। जी अपराजिता मैडम। सर मैं अभी वही कह रही थी, और एक सर ये 4th वाला जो ऑप्शन है टेम्परामेंटल एक्टिविटी लेवल,
टेम्परामेंटल एक्टिविटी लेवल वो हर बच्चे में सर सेम नहीं है, वो भी एक्चुअली इमोशनल डेवलपमेंट में अलग अलग बच्चे का अलग अलग होगा। एंड यस ऑफ कोर्स वो क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट विद केयर गिवर्स तो फॉरमोस्ट करेक्ट है। तो इसीलिए शायद सर हम लोगों ने जो ये 3 वाला पॉइंट किया है वो इंग्लिश वालों के लिए वही लगा कि आइडेंटिटी तो लिखा नहीं है तो हम अपने से उसको फिर वो नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों ने तो उसको देखा नहीं है, तो इसीलिए आई थिंक 3 वाला ऑप्शन सही है। ये ड्रॉप होगा क्वेश्चन। हाँ हो सकता है अवधेश सर, ये हो ड्रॉप होगा सकता है, ये निश्चय। तो ये कुछ है डिस्क्रिपेंसी इस क्वेश्चन में। जी तिवारी सर। थैंक यू सर। सर इसमें जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन भी लेंगे तो अर्ली चाइल्डहुड में तो आएगा ही नहीं, ईसीसी में कहीं भी आइडेंटिटी फॉर्मेशन नहीं होता उसमें। जी तो सेकंड वाला ऑप्शन तो आप पीसीसी में ले ही नहीं सकते। इमोशनल डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड बोला है, तो ये अगर पहचान निर्माण भी ले लोगे तो भी नहीं आएगा ऑप्शन में पहचान निर्माण। आइडेंटिटी फॉर्मेशन नहीं होता सर, जीन पियाजे ने बताया इस एज में नहीं होता। जी पीटी सर। हाँ सर, जो छोटा बच्चा होता है वो खेलता है, खाता है और मस्त रहता है। 3 उसकी सबसे विशेषताएं हैं, भोजन, खेलना यानी एक्टिव रहना, एक्टिविटी करना, और जो उसके आसपास के लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करना। तो इस हिसाब से जो आपने आंसर दिया था कि एक तो केयर गिवर वाला वो सीधे उससे जुड़ा है, तो वो इम्पैक्ट करेगा, और एक्टिविटी यानी खेलना, एक्टिव रहना और लोगों से घुल मिल के, यानी जो उसके क्लोज कांटेक्ट वाले हैं। तो इसीलिए ये चौथा ऑप्शन एकदम, माने तीसरा और चौथा ये एकदम सटीक लग रहे हैं। और क्वेश्चन भी ड्राफ्ट होने के चांस इसलिए कम है क्योंकि जब तीसरा ऑप्शन कुछ है ही नहीं, तो अगर इरिलेवेंट कोई ऑप्शन दिया है तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है, अगर उसको हम लोग इरिलेवेंट मान लें कि नहीं है तब भी। और अगर सही की बात करें तो यही ऑप्शन तीसरा और चौथा ये दोनों एकदम एक्यूरेट लग रहे हैं हमको, तो क्योंकि वो बच्चे के स्वभाव से डेवलपमेंटल स्टेज, खाना, खेलना और अपना मस्त रहना अपने में, यही 3 सबसे बड़ी विशेषताएं हैं छोटे बच्चे की, और इन्हीं से उसकी पूरी पर्सनालिटी डेवलप होती है। चाहे उसमें पियाजे का ले लें हम लोग, चाहे वाइगोटस। जी बिल्कुल। तो अब चलिए अगले 17वें सवाल की तरफ चलते हैं। बाकी क्योंकि अब उसी एक एक करके इसमें तो बहुत टाइम खर्च नहीं कर सकता, तो और बात होगी तो हम लोग फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलिए अगला 17वां सवाल। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू पीटी सर। और चलिए अगला 17 वाला बताइए कि इफेक्टिव स्कूल एंड प्रिंसिपल रोल इंक्रीजिंगली शिफ्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल टू इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप। सही बात है, मतलब प्रिंसिपल को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से इंस्ट्रक्शनल लीडर की तरफ शिफ्ट होना ही चाहिए। सही लग रहा है। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप enables प्रिंसिपल टू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस क्लासरूम प्रैक्टिसेस, टीचर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। बिल्कुल सही बात है। ये इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, तो मुझे लगता है ये दोनों ही सही है। और सही है, और ये दूसरा जो है, जो रीजन है वो इसको सपोर्ट करता है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। तो इसका पहला वाला आंसर होगा। इसमें कोई दूसरा आंसर तो मुझे नहीं लगता कि कोई साथी कुछ कह रहा हो कि कोई दूसरा आंसर सही है इसमें, तो है ना, पहला वाला आंसर। अगला चलिए लर्निंग। सर एक बार बता दें। क्या सर? 15 16 सर नेट चली गई थी। देखिए 15 में ये है पहला वाला, ये प्रिडिक्टेबल एंड वेरिएबल, और 16 वाले में ये दूसरा है कॉग्निटिव एंड कॉग्निटिव सोशियो इमोशनल। 17 का हो गया। 18 देख लेते हैं। 18 में क्या है? लर्निंग आउटकम्स। ये तो बहुत अच्छे से पता है, स्मार्ट पढ़ा होगा ना हम लोगों ने शायद लर्निंग आउटकम के लिए। ऑब्जर्वेबल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, और स्टेटमेंट ऑफ विच लर्नर्स कैन डू, व्हाट लर्नर्स कैन डू, है ना। ये मेजरेबल होना बहुत जरूरी है, ऑब्जर्वेबल होना जरूरी है, तभी लर्निंग आउटकम्स का मतलब है। अदरवाइज तो लर्निंग आउटकम्स का कोई मतलब ही नहीं।
जिसको मेजर ही ना कर सकें तो क्या फिर फाइनली हम डिसाइड करेंगे। तो इसका सी थर्ड ऑप्शन ही होगा, है ना। और कुछ कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं सुझा रहा है ना आप लोगों में से कोई भी, इसमें थर्ड ही है ना, बिल्कुल ठीक। तो चलिए 19th। सर ये आप कुछ बोल रहे थे स्मार्ट, ये क्या है? मैम स्मार्ट, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। थैंक यू, थैंक यू। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है 19 वाला, क्या है इसमें? in order of the effectively deal with the problem of adolescence, it is important that the teachers, है ना, इसमें टीचर को क्या करना चाहिए? पनिश तो कर नहीं सकते हैं, स्कोल्ड कर नहीं सकते हैं, ट्राई टू टॉक कर सकते हैं और रिवार्ड ऑबिडियंस। ये फोर्थ भी नहीं हो सकता, केवल इसमें तो सीधा सीधा है ना। थर्ड, ट्राई टू टॉक देम एंड अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव्स, बिल्कुल ठीक जी। 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट इज टू। आरटीए क्या करता है? ये सीधा सीधा आंसर है, ये 6 to 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनको यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ठीक है। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है, सीधा सीधा है ना, और तो कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी एकेडमिक पूरा हो गया ना यहाँ तक। भाई 40 सवाल आने थे, उनमें से आधे एकेडमिक के, आधे एडमिन के। एक्सक्यूज मी सर, 17 का क्या आंसर है? बता देंगे तो क्या 17 का आंसर जो है ना, 17 का जो है, ये इसका ए है, ए एंड आर दोनों ही सही है, ये वाले बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए तो अब 21 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट सेकंड सर एक बार। चलिए देखिए, है ना, जिनको पुराने वाले है ना वो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, देखो तो रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके तो, ओके सर, है ना, तो रिकॉर्डिंग में आप चेक कर लीजिएगा, या बाद में टाइम मिलेगा तो हम अभी देख लेंगे। अभी पहले क्वेश्चन तो कर लें पूरे, है ना। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अंडर द टीए रूल्स। टीए रूल्स, पूरा गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर रिटायरमेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायरमेंट होने के बाद उन सुपरिटेंडेंट जर्नी इज परफॉर्म्ड आफ्टर रिटायरमेंट। जर्नी उसने रिटायरमेंट के बाद शुरू की है, तो सीटीजी तो मिलेगा ही मिलेगा, पर्सनल इफेक्ट का ट्रांसपोर्टेशन भी मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेंस भी मिलेगा, वाहन भी वो अपना ले ही जा पाएगा। एडवांस ऑफ ट्रेवलिंग लॉस ये नहीं मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। अगर रिटायरमेंट इसमें लिखा भी हुआ है, जब हम वो पढ़ रहे थे ना टीए रूल, कि अगर मान लीजिए कोई लीव पहले है ना, तो ये नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, इसको तो क्लियर है, फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। सर एलपीआर वालों को भी नहीं मिलता है, आप कुछ बता रहे थे। हाँ उनको मिलता है, उनको मिलता है, वो पहले ही जो शिफ्ट कर लेते हैं उनको। चलिए तो हाँ, विच ऑफ द क्या है, विच द एविडेंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल हैव बीन मॉडिफाइड इन द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1965। 1965 जो कंडक्ट रूल है उसमें से कौन सा रूल है जो जिसको मॉडिफाई करना पड़ा जब आया आरटीए। तो इसमें हम देख पा रहे हैं ना, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ये सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964 है। रूल 11 क्या कहता है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, कि जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करने की जो बात है। तो एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन परफॉर्म हिज ड्यूटीज टू गुड एंड फेथ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टू ए पर्सन अकॉर्डेंस विद द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड द रूल्स ऑफ देयर अंडर,
or provided that no government servant shall accept in accordance with any general or special order of the government in performance in good faith of the duties assigned to him, communicate directly or indirectly any official document or any part thereof the classified information, any government servant, any other person to whom he is no authorized to communicate such document or classified information. वो क्या कह रहे हैं कि इसके तहत जो दिए जाने वो दिए जाने, और अगर कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह है तो नहीं दे सकता, ये रूल 11 कहता है ना। तो इसमें तो सीधा सीधा आंसर जो है वो कौन सा है, इसमें सीधा पूछ लिया गया है, मतलब सीधा रूल नंबर पूछ लिया एक, थर्ड। अच्छा चलिए अगला सवाल। एप्लीकेशन रिसीव्ड सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसमें तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एज पर सेक्शन 7 ऑफ द राइट द इंफॉर्मेशन एक्ट प्लीज इंडिकेट द स्पेसिफिक टाइम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो कितने दिन में इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए? 30 days। 30 days है इसका आंसर। चलिए ये थोड़ा सा, where no LTC advance is taken, LTC advance नहीं लिया गया, LTC claim for reimbursement can be preferred within how much period with the concurrence of the financial advisor in relaxation in rule 14 and 15 of LTC rules without reference to DOPT। वैसे तो हम लोगों ने बहुत याद कर रखा था कि LTC का एडवांस नहीं लिया है तो 3 महीने के अंदर क्लेम करना पड़ता है, मगर इन्होंने कुछ दूसरी बात पूछ ली। क्या पूछ ली कि अगर फाइनेंशियल एडवाइजर से के बाद रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो कितना है ये, इसका 4th कह रहे हैं, मुझे लग रहा है 6 मंथ होना चाहिए। हाँ सर, एडवांस लेने पर 3 महीना है और बिना एडवांस के 6 महीने। सर पीछे एक दिन क्लास में सर इसी बात पे चर्चा हो रही थी और आपने इसको सर अच्छे से एक्सप्लेन किया था सर कि 1 मंथ का हो, दिक्कत हो तो 3 मंथ्स होगा और 3 मंथ्स का 6 मंथ्स। थैंक यू। ये तो 6 मंथ ही है इसका आंसर ना। जी सर एक बार फिर से बताइए। ये क्या है कि LTC एडवांस लिया नहीं है, और तो जब बिना LTC एडवांस लिए लेते हैं तो क्लेम को जर्नी पूरी होने के बाद 3 महीने के अंदर सबमिट करना होता है क्लेम, मगर नहीं कर पाए तो फाइनेंशियल एडवाइजर अगर की परमिशन से जो है उसको 6 महीने के अंदर भी क्लेम किया जा सकता है। बट अगर 6 महीने तक भी नहीं कर पाए तो फिर तो वो फॉरवर्ड ही हो जाएगा, फिर वो क्लेम नहीं बचेगा। ठीक है सर, थैंक यू। अगला है द चेयरपर्सन ऑफ मेंबर ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी would perform official journey abroad for up to how many days in year without the prior approval of the government of India। इसका आंसर मुझे पता नहीं है, मुझे तो याद ही नहीं है PFRDA का क्या है। 15 days सर। 15 days है, 15 days कंफर्म है ना ये 15 डेज? जी सर कंफर्म है जी 15 डेज है, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन 15 डेज हो गया। ये जो चेयरपर्सन है PFRDA का वो 15 दिन विदाउट परमिशन के भी गवर्नमेंट। सर NPS है ये क्वेश्चन क्या सर? NPS का है बिल्कुल सर। NPS का ही है। अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम अंडर इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। जो अभी नई न्यू टैक्स रिजीम आई है ना, वो कौन से सेक्शन में उल्लेख है उसका? तो इसका है ये एक 115 BAC है ना, तो ये सेक्शन इसका है 115 BAC। ये तो रटना ही पड़ेगा इसका तो बड़ा। चलिए ये नेक्स्ट सवाल क्या है, ये रिट इन ऑर्डर टू लेट द कोर्ट नोन ऑन व्हाट ग्राउंड द हैज बीन कंफर्म्ड and to set him free if there is no justification for his detention. This writ has been obeyed by the
मुक्त कर दिया जाए। For his detention, this writ has to be obeyed by the detaining authority by production of the persons before the court. What this writ is known. इसको इसको एक आध बार हम लोगों ने डिस्कस किया था उस, और इसका आंसर है ये हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस। याद आ रहा है अवधेश सर, हम लोगों ने कभी डिस्कस किया इसको? हाँ सर, वो उसमें जीएस के क्लास में किया था। जीएस वाले, यस वही मुझे। जी अजंता मैडम। सर नमस्कार सर, ये सारे टर्म्स की एक्सप्लेनेशन कहाँ पे मिलेंगे? ये तो मुझे पता नहीं चल पाया। मैम ये आर्टिकल 32 है जो सेक्शन प्राविधान उसका, उसमें है ये। अच्छा, ये सारे रिट जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। ये हाँ। 4 तरह की रिट करता है: मैंडेमस, प्रोहिबिशन, हेबियस कॉर्पस, सेटरियोरी। इसको अखिलेश सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया था। हेबियस कॉर्पस का मतलब है 48 घंटे के अंदर में बंदी को कोर्ट में पेश करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं इसको। एक प्रोहिबिशन है, मैंडेमस है, एक कहता है कि आप किस एक कुछ वारंटो, क्यों वारंटो भी है एक। हाँ, तो हाँ। ये रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट इसको करता है मैम। जी सर। जी अजंता सर, मैडम, थैंक यू। हाँ जी सर। परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जी सर। ईएमआरएस का पेपर है, और ईएमआरएस हाँ, तो आपने देखा ही है। हाँ। और ईएमआरएस का जो सिलेबस है ना, हाँ जी सर। ईएमआरएस वाला जो लीगल फ्रेमवर्क से आया है मैम। अच्छा अच्छा। वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, ये हाँ, वाला हाँ। ये वाला जो ओहो, टॉपिक अच्छा अच्छा। लीगल है ना, हाँ हाँ, ठीक है हाँ, सर। तो ये जी इसमें सर। से आता है। तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ढूंढना है हमें। जी सर। वैसे ये कौन सा चैप्टर है? लीगल फ्रेमवर्क। ये ईएमआरएस का जो है उसी में है। ये लीगल फ्रेमवर्क हमारे उसमें नहीं है, मतलब केबीएस और एनबीएस वाले उसमें सिलेबस में नहीं है। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये लीगल फ्रेमवर्क, ये सिर्फ ईएमआरएस में था। हाँ जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर। तो इसलिए ये इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, इसलिए पूछा गया था, और कुछ बात नहीं है। हम लोग को, हाँ, हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, वो SC ST OBC वाले, तो इस तरह का। तो चलिए आगे जो सवाल है वो है, एज पर रूल 1331 of the Central General Financial Rule 2017, a Ministry of Department at its discretion may execute repair works after following due procedure indicates in Rule 139, 159, 160 of the Central Financial Rule 2017 up to cost of which of the values threshold। ये DFR का सवाल है। जी पीटी सर कुछ कह रहे हैं? जी हाँ जी सर, मैं भूल ही गया। जी सर, पीटी सर। नहीं सर, वो हाथ तो गलती से लग गया होगा। अच्छा, कोई बात नहीं सर। सॉरी सर, सॉरी। जी नहीं, कोई बात नहीं सर, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो भाई ये GFR का सवाल है, और GFR कौन सा आंसर सही है? सर ये शायद अभी आपने 2 या 3 दिन पहले एक सर्कुलर डाला था, उसमें शायद 60 लाख लिमिट है, पहले 30 थी जी। हमने सोचा था पढ़ेंगे, लेकिन अब शायद वो 60 हो गई है, 60, लेकिन जी, कंफर्म नहीं है। आपने 2 या 3 दिन पहले वही अपडेटेड वाला डाला था जो 2001 पूरा 5-6 पेज का था। 60 लाख ही है। हाँ। तो इसका सीधा आंसर यही है, 60 लाख, बिल्कुल। तो इसका सही आंसर कौन सा है? थर्ड वाला है, 60 लाख। चलिए अगला सवाल। द ग्रुप इज, क्या लिखा है? एजुकेटेड, मोटिवेटेड एंड सफिशिएंट अवेयर ऑफ द प्रोसेस, which of the following type of the leadership is not recommended to succeed from the following option?
अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, ये सारी लीडरशिप काम आती है मगर अलग अलग तरह की स्थिति में। तो यहाँ इसलिए सिचुएशन दे दी है कि जो ग्रुप है वो कैसा है, एजुकेटेड है, मोटिवेटेड भी है एंड सफिशिएंट अवेयर भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द लीडरशिप इज नॉट रिकमेंडेड टू, ना तो क्या नहीं रिकमेंडेड की जाएगी, हाँ वो है अथॉरिटेरियन। सर ये सिलेबस में नहीं है ना इनके? नहीं है ना लीडरशिप में, लीडरशिप वाला एजुकेशनल लीडरशिप जी लीडरशिप है, हाँ मैं जी और जो सिलेबस में पार्ट नहीं। है हमारा वाला एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, वो तो पूरा ही हटा है इसमें। हाँ मगर इसमें भी लीडरशिप वाला सिलेबस है ना लीडरशिप का, ओवरलैप कर रहा है सर ये देखिए इसमें मैंने तो आज से कितने दिन पहले बताया था कि EMRS और प्रिंसिपल वाला जो है वो मतलब KBS और EMRS वाला एक जैसा। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, और क्या लिखा है स्लैश लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग लीडरशिप, और केवल इसमें इधर तो ही नहीं, पूरा पार्ट आ गया सर, पार्ट 3 हाँ फिर। इसकी बात है और क्या। हम्म। फिर इसके अलावा आप अगर यहाँ जाते तो ये पेडागोजिकल लीडरशिप था, और यहाँ पे लीडरशिप की सभी तरह की लीडरशिप की बात की गई है। तो ये सिलेबस में था तभी पूछा ये सवाल, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो ये इसका ये ऑप्शन ही होगा अथॉरिटेरियन ना। चलिए 30 क्या है, वाइल सेलिंग गुड्स, ये GFR का सवाल लग रहा है ना। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, Gem, the seller shall offer the least possible price, certain percentage on the maximum retail price, unless otherwise specified. Although seller are free to offer higher discounts and undertake that they would not sell or offer to sell the same products in comparable quantity at a price equal to or lower than offer price on Gem. क्या मीनिंग है इसका? मुझे तो मीनिंग ही समझ में नहीं आया भाई, कौन समझाएगा इसका मीनिंग? अब दे सकते हैं जी सर मिनिमम 10% का डिस्काउंट देना उसमें लिखा हुआ है जेम पे, अभी उस दिन परसों मैम ने बताया था कि इतना तो देना ही पड़ता है, इसके बाद लीस्ट कॉस्ट में आप जितना चाहें नीचे जा सकते हैं। वो होता है ना एक रिवर्स, उसमें हमें कम बोली लगानी होती है अपनी कीमत की। तो हम जब शुरू करते हैं तो कहते हैं 10% भैया सबको देना, इससे नीचे जो देना हो आगे आ जाओ। ये और कोई साथी कुछ इसमें कुछ अपनी बात कहना चाहते हो? सर इसका मतलब है कि जेम पे जो हम लोगों को 10% की छूट मिल रही है, साथ ही ये शर्त भी है कि उस पैसे पर वो या उससे कम पर मार्केट में किसी को वो सामान नहीं बेचेगा। ये भी बहुत बड़ी शर्त है कि जो छूट उसने इंस्टीट्यूशन को दी है वो छूट बाहर नहीं देगा। यानी कि ये एक इंश्योर कर रहा है कि जो गवर्नमेंट ने खरीदा है या गवर्नमेंट ऑफिस ने वो सबसे सस्ता खरीदा है मार्केट में, ये कहना चाह रहा है कि छूट दिया और उससे ज्यादा छूट और दूसरे को नहीं देगा उतना ही सामान लेगा। सर यही है मीनिंग सर इसकी। जी चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं। एवरी नॉमिनेशन मेड, एवरी नोटिस ऑफ द कैंसिलेशन गिवन बाय ए सब्सक्राइबर of contributory provident fund shall take effect from which of the following dates? ये CPF का सवाल आया हुआ है। Every nomination made and every notice of cancellation given by a subscriber of contributory provident fund shall take effect from which of the following dates? Date it is given by subscriber, date it is sent by head of office, date of receipt by account officer, date it is diarized
बाई अकाउंट्स ऑफिसर। कौन सा सही होगा इसका आंसर? मुझे लगता है इसका सी ऑप्शन सही है, डेट ऑफ रिसिप्ट बाई अकाउंट ऑफिसर। अकाउंट ऑफिसर को जिस दिन भी वो मिल जाएगा नॉमिनेशन फॉर्म, उसी दिन से इफेक्टिव हो जाएगा। जी सर बिल्कुल, रेसिप्ट सही होते हैं सारे। सर ये सीपीएफ एनपीएस सब एक जैसे ही, उनका सबका अगर एनपीएस आ जाता तो भी यही रहता? एनपीएस में ना ये जो है हाँ लगभग एक जैसे ही है, मगर एनपीएस में जो है ना अकाउंट ऑफिसर के पास नहीं, हेड ऑफ ऑफिस के पास ही जमा करना पड़ता है। और है ना, ठीक है। दो ठीक होगा जहाँ तक है सर इसका। नहीं सर इसमें ए भी हो सकता है। I think। जब हेड ऑफ ऑफिस को मिल जाता है ना तब वो भेजता है अकाउंट ऑफिसर को, तो हेड ऑफ ऑफिस को मिलने के बाद ही वो स्टार्ट हो जाता है उसकी डेट, ये अब से स्टार्ट हो गया है इसका। नहीं, इसको थोड़ा वेरीफाई करना पड़ेगा एक बार। चलो इसको कर लेंगे सर वेरीफाई। सर क्योंकि अगर इन बिटवीन उसकी डेथ हो गई तो फिर उस केस में क्या बनेगा? हाँ हाँ ये बात आपकी बात सही है, थोड़ा कल करते हैं। लेकिन सर सीपीएफ के रूल थे, पुराने थे। एनपीएस का तो अभी तो ठीक है, पूरी तरह से वो करके करते हैं। सीपीएफ के तो मालूम नहीं ना क्या चल रहा है, पता ही करना पड़ेगा, हमें देखना ही पड़ेगा सर। चलो कल देख लेंगे सर। अभी थोड़ा एप्लीकेशन से अभी यहीं रुक जाएंगे ना, तो फिर थोड़ा सा अभी 8-9 सवाल एक बार देख लें। आज बहुत देर हो गई मुझे बोलते बोलते ना, मैं थक गया हूँ। हाँ धर्मेंद्र सर कह रहे हैं आगे बढ़ो भाई। चलो ठीक है भाई। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस ऑफ सीएस मेडिकल एडवांस रूल 1944। हाँ an advance up to 90% may be granted to government servant in case of major illness like bypass surgery। तो ये तो सही लग रहा है ना। All central government servant covered under CSMA rules irrespective of their pay are eligible of grant of the medical advance। बिल्कुल, पे से कोई मतलब ही नहीं है, ये भी ठीक लग रहा है ना। और फॉर आउटडोर ट्रीटमेंट एडवांस में भी तीनों सही, लिमिटेड टू 90%। हाँ सही है। OPD treatment may be granted when the total expenditure including just is not more than rupees 10,000। थर्ड वाला गलत है। थर्ड वाला नहीं है सर, थर्ड डिवीजन में मेरे ख्याल से मोर देन 10,000 है ना सर? थर्ड नहीं है। हाँ थर्ड वाला गलत हो गया ना। तो इसमें पहला और दूसरा सही है मतलब है ना। थर्ड वाला क्यों गलत हो गया बताइए? 10,000 से ज्यादा होना चाहिए सर। 10,000 की लिमिट नहीं है सर इसमें, नॉट मोर देन नॉट वर्ड आ जाने से सर। हाँ वही, नॉट वर्ड आने से ये रॉन्ग हो गया सर। जी अरुण कुमार सर। हाँ जी सर, नमस्कार सर। वो प्रीवियस क्वेश्चन में बता रहा है नॉमिनेशन सबमिटेड टू द हेड ऑफ ऑफिस इज वैलिड इवन इफ द सब्सक्राइबर डाइज बिफोर इट रीचेज द अकाउंट्स ऑफिसर। तो ये जीपीएफ में दे रखा है, पेज 209 है। तो मेरे ख्याल से ये सीपीएफ के केस में भी यही सही होना चाहिए। जी सर। तो जी सर फर्स्ट ऑप्शन शायद सही होगा इसका। जी 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 ठीक ठीक, मतलब वो हेड ऑफ ऑफिस को दे दें तब उतना सही होगा। हाँ जी सर, जी सर, राइट सर। पेज 209 है सर। जी। केपी मीणा सर। केपी मीणा सर। हाँ सर, मैं वही मैं सर हो गया था जो मेडिकल वाला ना नहीं लगाया, इसलिए वो थर्ड ऑप्शन गलत है सर। जी जी जी, मतलब फर्स्ट और सेकंड सही है। रश्मि मैडम। बिल्कुल राइट। हाँ जी सर, यही वाला पूछ रहे थे मेडिकल वाले। जी जी ठीक है, तो अगले की तरफ चलते हैं फिर हम लोग, है ना। सर मोर देन की लिमिट है क्या इसमें फिर इसका मतलब? सर एक बार ये थर्ड वाला प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, मेरे को इसी में कंफ्यूजन हो गया। हाँ तो भाई कौन करेगा इसको जरा एक्सप्लेन? भाई कोई। जी केपी मीणा सर। मैम मेरी आवाज आ रही है? जी सर, थैंक यू सर।
मैम ये सर, जो जी सर। 10,000 इन्होंने जो दिया है 10,000, ये इसका यही मीनिंग है कि जब हमारी 10,000 से अगर ज्यादा है हमारा उसमें जो आउटडोर ट्रीटमेंट, अगर उसका जो टोटल पैथोलॉजी का खर्चा है वो अगर हमारा 10,000 से ज्यादा है तो हमें एडवांस मिलता है, और अगर वो 10,000 से कम है तो फिर वहां पे कोई एडवांस नहीं मिलता है। तो इसमें क्योंकि 10,000 से अधिक नहीं है तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, थर्ड वाला, ये वहां पे लिखा हुआ है हाँ स्वामी सर, हैंडबुक समझ में। में आ गया। हाँ, मुझे ठीक है, 10,000 वाले में ही कंफ्यूजन था। जी सर, हाँ जी। उसने नहीं है वर्ड जोड़ दिया इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है, और दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स राइट है, तो दैट्स वाई ये आंसर है। ठीक है जी। जी जी सर, थैंक धन्यवाद। यू। हाँ थैंक यू सर। तो चलिए, तो फिर आगे का जो सवाल है वो क्या है? हाँ, इन केस वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज फेसिंग क्या एन इंक्वायरी अंडर रूल 14 CCA रूल 1965 and the charged officer is entitled to assistance of the retired government servant as defense assistant. There is a ceiling of the number of the cases in which such retired government servant could function as defense assistant. थर्ड आएगा सर। 2, 5, 7 and 10। थर्ड। इसका सही ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल थर्ड है, 7। हाँ मतलब 7 ना 7 इसमें है। इनको तो हम अच्छे से याद किया था। जी के पी मीना सर। सर इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ सर। हाँ। जी जी मैं जी इस क्वेश्चन को सर एक तरीके से मतलब आज ही मॉर्निंग में कुछ लोगों ने मेरे से कल पूछा भी था, और मैं भी इसको ये समझ लो एक तरीके से लिख के ही लेके गया था। बार बार कंफ्यूजन हो रहा है और क्वेश्चन आया सर। हाँ जी जी जी। और ये थैंक आ यू सर। गया। हाँ मैं मतलब इसको मैं अपने समझ लो मेरी मेमोरी में मैं लिख के लेके गया था, क्योंकि याद नहीं हो रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था। फिर मैंने कि ये आएगा, और सर आया, क्वेश्चन सही भी हुआ। और सर वो थैंक यू सर। FRSR में तो 10 लिखा हुआ है कहीं। नहीं, वो इंक्वायरी ऑफिसर की सर वो अलग चीज है, मैं क्लियर कर दूंगा, अलग चीज है वो, मैं बता दूंगा इसको। इंक्वायरी ऑफिसर। इसमें मैक्सिमम वो इंक्वायरी ऑफिसर के सर मैक्सिमम केसेस का है, सर्विस में है या रिटायर्ड है। अगर इंक्वायरी ऑफिसर है तो मैक्सिमम केस 4 है, अगर डिफेंस असिस्टेंट सर्विस में है तो 3 है, और अगर रिटायर्ड है तो 7 है। और मैक्सिमम सर इंक्वायरी ऑफिसर के 8 है एक साल में। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो गया क्या? जी ये बहुत कंफ्यूजिंग है। नहीं, एक मिनट, सर गीता मैडम कुछ कह रही है। इंक्वायरी ऑफिसर के केस में 4 और 8 है। गुड इवनिंग। जी मनीषा मैडम बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर इसमें ना बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मैं तो मतलब बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ सर इसमें ना। या तो इसका एक कुछ मतलब कंसोलिडेटेड करके मिल जाए कि 7, 8, 10 में से मुझे समझ ही नहीं आ रहा है अभी भी इसमें पूरा। सर एक बार या तो आप बता दीजिए फिर से कि टोटल ईयर एट अ टाइम में और इंक्वायरी ऑफिसर DA रिटायर्ड सर्विंग में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर इसमें। देखिए मैडम, बहुत ही सिंपल है। जरा 2 चीजें हैं। एक है क्या, DA डिफेंस असिस्टेंट है ना, और दूसरा इंक्वायरी ऑफिसर। इन 2 चीजों में बस याद रखना है, और बाकी तो 1 मिनट में लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ यार। सर एट ए टाइम की जो लिमिट है इन सर्विस की DA की वो 3 है, और रिटायर्ड की 7 है। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। जो है ना मनीषा मैडम या बाकी सभी लोग 2 डिफेंस असिस्टेंट। अब जरा ध्यान से सुन लीजिएगा प्लीज, बीच में नहीं बोलना है ना। एक बहुत ही सिंपल है, 2 चीजें, एक है डिफेंस असिस्टेंट, दूसरा है इंक्वायरी ऑफिस। इसको लिख लीजिए अच्छे से। अभी हम सिर्फ एक ही चीज की बात करते हैं, वो है डिफेंस असिस्टेंट। तो डिफेंस असिस्टेंट जो है इनकी जो लिमिट है वो 3 and 7। तो लॉजिकली समझिए कि एक सर्विंग और एक रिटायर्ड, फ्री कौन रहता है? रिटायर्ड रहता है। तो रिटायर्ड डिफेंस असिस्टेंट 7 केस ले सकता है एक बार में, मतलब उसके पास 7 केस हो सकते हैं साल भर में। और जो सर्विंग डिफेंस असिस्टेंट होगा वो सिर्फ 3 केस ले सकता है। इतनी बात लिख लो, नोट कर लो अच्छे से। डिफेंस असिस्टेंट
3 केस ले सकता है। सर्विंग वाला जो सर्विस कर रहा है वो 3 केस ले सकता है। और रिटायर्ड डिफेंस असिस्टेंट 7 केस ले सकता है। बस केवल इतना याद रखना है डिफेंस असिस्टेंट के मामले में। दूसरा ऑफिसर जो होता है वो होता है इंक्वायरी ऑफिसर। तो इंक्वायरी ऑफिसर के मामले में डिफेंस असिस्टेंट के मामले में एट ए टाइम या साल भर का कोई लेना देना नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है कि 3 या 7। इंक्वायरी ऑफिसर में एट ए टाइम और साल भर 2 अलग अलग बातें हैं। इंक्वायरी ऑफिसर अगर सर्विंग है तो वो सिर्फ एट ए टाइम 2 ही केस देख सकता है, ज्यादा नहीं दे सकता। सर्विंग सिर्फ 2 ही केस, और साल भर में कुल मिला के 10 केस देख सकता है सर्विंग इंक्वायरी ऑफिसर। गवर्नमेंट जॉब करते करते इंक्वायरी सिर्फ एट ए टाइम उसके पास सिर्फ 2 ही केस हो सकते हैं, साल भर में 10 केस हो सकते हैं सर्विंग इंक्वायरी ऑफिसर के पास। जो रिटायर्ड इंक्वायरी ऑफिसर है वो एट ए टाइम एक साथ 4 केस की इंक्वायरी कर सकता है। एक साथ का मतलब ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में सारे केस, मतलब एट ए टाइम उसके पास वो होंगे 4 केस। रिटायर्ड इंक्वायरी ऑफिसर 4 केस, और पूरे साल भर में 8 केस। और आप इसको सिर्फ याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, इंक्वायरी ऑफिसर के लिए इसका कोई कहीं से कोई रिलेशन नहीं है, मगर फिर भी इन मन सर्विंग के और रिटायर्ड दोनों के जो केसेस है ना, एट ए टाइम और साल भर के केस, इन दोनों को प्लस करें तो 12 आता है। मतलब क्या, सर्विंग माने 2 एट ए टाइम और 10 पूरे साल भर में, तो 2 + 10 12 होता है। रिटायर्ड का कितना है, 4 और 8, मतलब 4 और 8 12 होते हैं। वही केवल याद करने के लिए, बाकी कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है ये वाली बात अब अच्छे से नोट कर लीजिए, ये कभी दोबारा कहीं सर नोट कर वो लेंगे तो भूल सर पेंडिंग का बता दीजिए, कभी कभी आ जाता है ना थोड़ा सा। क्या पेंडिंग का मतलब नया केस उठाते समय पेंडिंग कितने होते हैं, ये भी यही पूछा जाता यही है पेंडिंग वाला, मतलब यही है जी। मतलब 4 है तो अब 5वां नहीं ले सकता है रिटायर्ड जो है इंक्वायरी ऑफिसर। तो सर चौथा ये मिलेगा तो उस हिसाब से पेंडिंग 3 बताएंगे कि 4 बताएंगे, ये बता दीजिए सर। देखो लॉजिकली सीधी सी बात है, अगर उसके बाद 3 है तो चौथा ले सकता है, 5वां तो ले ही नहीं सकता ना। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी पेंडिंग, तो हम 3 ही लिखेंगे ना सर। 3 वाला नहीं आएगा सर, हैं? नहीं आएगा पेंडिंग वाला सवाल। सर पीओ का कोई रूल नहीं है ना, कोई रूल नहीं है। पीओ का कुछ नहीं है सर, उसमें कुछ केस कितने केस होंगे कितने नहीं, प्रेजेंटिंग ऑफिसर का कोई लेना देना नहीं है। चलिए जी, मनीषा मैडम। यस सर, अब क्लियर हो गया। बस सर एक कंफ्यूजन है कि ये जो डीए वाला है ना, इसमें एट अ टाइम का कोई सीन नहीं है ना, इसमें टोटल 3 और 7 है ना? 7 है बस। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी केपी मीना सर। सर साथ में एक वो बात भी इनको बता दो कि वो कितने स्पेल के लिए 2 स्पेल्स में 20 डेज के लिए मतलब वो करता है, उनको वहां से छुट्टी मिलती है। इंक्वायरी ऑफिसर को छुट्टी मिल जाती है कि ठीक से इंक्वायरी कर ले इसके। बिल्कुल 2 स्पेल्स में मिलती है ना सर? जी 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 बिल्कुल। 20 डेज सर, है ना? जी 10 दिन के लिए। जी ठीक है सर। जी चौधरी सर। सर वो थोड़ा मैनिमोनिक हो गया कि इंक्वायरी जो है 12 महीने चलती रहती है, आपने बताया ना। सर टोटल 20 डेज है या 20 डेज 2 बार है, 2 टाइम्स? टोटल 20। हेलो सर। 20 डेज इन 2 स्पेल्स। सर वो जो आपने बताया था 10 + 2 एंड 8 + 4 12 इंक्वायरी, बस इससे भी थोड़ा याद रहेगा, इंक्वायरी जो है 12 महीने चलती रहती है। जी 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 बिल्कुल। अरे क्या बात है चौधरी सर, बहुत बढ़िया बात है जी। क्षमा वर्मा मैम। सर वो टाइम बताया था 20 दिन स्पेल का, एक बार प्लीज रिपीट करेंगे? क्या 20 दिन? देखिए मैम, जो इंक्वायरी ऑफिसर होता है अगर वो सर्विंग है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको 10 दिन, एक बार 10 दिन के लिए रिलीव कर दिया जाएगा एक स्पेल में, फिर एक दिन, फिर एक स्पेल में 10 दिन और रिलीव कर दिया जाएगा अपनी ड्यूटी से। मतलब टोटल टाइम 20 डेज का होता है। 20 डेज। हाँ एक केस के लिए 2 स्पेल मिलेंगे सर? जी। ओके सर ये 20 डेज पर केस है या फिर? हाँ वो पर केस ही है।
चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल अब बात कर लेते हैं। वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट अवेल ए कैजुअल लीव एनी टाइम ड्यूरिंग द टूर, द कैलेंडर डेज ऑन विच ही अवेल्स ऑफ द कैजुअल लीव विल बी एक्सक्लूडेड from the calculation of the daily allowance, where half a day casual leave is availed of how much daily allowance for that calendar day will be deducted। जी बताइए, ये बड़ा लॉजिकल सा सवाल है ना। कितना डिडक्ट हो जाएगा? ये कहीं था क्या, कहीं हम लोगों ने पढ़ा है क्या इस सवाल को? सर ऐसा लगता है कि 4 आवर्स मतलब अगर 8 आवर्स का डे मतलब ड्यूटी आवर्स है तो 4 आवर्स डिडक्ट मतलब होगा तो फिर 30% डिडक्ट होना चाहिए, ऐसा लॉजिक लगाया। सर 8 घंटे से कम का है तो 50% बताया था आपने। नहीं 50% तो कहीं है ही नहीं, 30% है, 70% है, 30 70 है तो सर 30 कट जाएगा, 70 मिलेगा, मुझे ये लगता है सर। हाँ इसका आंसर 30 होना चाहिए। सर अगर हाफ 70 कटेगा। अगर हाफ शेयर ले ली तो सर 50% ही होगा सर आंसर। अच्छा सर उसने हाफ शेयर में 3 घंटे हुए ना सर, 3 घंटे 30 मिनट। ये सर बताया था आपने कि अगर छुट्टी लेते हैं और 8 घंटे से कम का समय मिलता है तो वो आपने 50% ही बताया था सर, याद है ये तो। नहीं 50% आंसर है सर इसका। 50% तो नहीं है, कहीं नहीं है आंसर। 50% मतलब इसका आंसर हो सकता है 50% हो, मगर ऐसे नहीं है कि डीए 50% मिलेगा। डीए 50% केवल लोकल जर्नी में मिलता है। जब बात आती है तो अगर लोकल जर्नी है तो 50% होता है, अदरवाइज तो मतलब या तो 70% मतलब 100% मिलेगा। 12 घंटे या 12 घंटे से ज्यादा में 100% मिलता है, और 6 घंटे से 12 घंटे तक 70% मिलता है, और 6 घंटे से अगर कम की जर्नी है तो 30% मिलता है। ये है जी। लेकिन मुझे 30% डिडक्ट होना चाहिए। धर्मेंद्र चौरसिया सर। हाँ सर, मेरे हिसाब से इसमें 70% कटौती होगी क्योंकि ये लेस देन 6 आवर्स माना जाएगा। लेस देन क्या बोल रहे हैं क्या? लेस देन 6 आवर्स माना जाएगा इसको, 70% कटेगा। 70% मिलेगा सर। नहीं सर कटेगा। चलिए देख लेंगे, अब इसको डाउट पे ही डालते हैं। तो मिडनाइट ना सर, डीए तो मिडनाइट टू मिडनाइट मिलता है ना सर। हाँ मिडनाइट टू मिडनाइट मिलता है, इसलिए 70% मिलेगा। डिडक्टेड पूछा है तो 70 4 घंटे अगर माइनस कर देते हैं तब भी तो 16 घंटे हैं। जी बिल्कुल, तो उसके हिसाब से तो फिर 100% मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से 100% ही मिलेगा सर। हाँ 100% मिलना चाहिए। चलो इसको थोड़ा अभी लेकिन कटेगा पूछा गया है। हाँ मतलब कटेगा कितना जी, तो सर इसमें ना सर अगर मान लो 8 आवर ट्रेनिंग पीरियड और वो आधे दिन की ट्रेनिंग में छुट्टी रहता है, टूर में गया और अभी चलिए आराम से ढूंढ के बात करेंगे इस पे, है ना। अभी इसको छोड़ देते हैं। सर हाफ डे भी हॉल्ट कंसीडर होता है क्या? चलिए इसको वो जो हमारे सप्लीमेंट्री रूल है उसमें प्रॉपर ढूंढ के ही बात करेंगे। ऐसे फालतू बात करने से कोई फायदा नहीं है ना। अंदाजा नहीं लगाना। 34 को अभी होल्ड डालते हैं जी। डीएस सर। सर गुड इवनिंग सर। सर रूल नंबर 72 टीए के बता रहा है कि रिगार्डिंग डीए हॉलीडे अगर हाफ सीएल लिया है तो डीए नहीं मिलता है। ये नहीं मिलता है जी। हाँ, तो इसका मतलब इसका आंसर 100% हो गया फिर। टीए एसआर 72 रूल के अकॉर्डिंगली सर। जी 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 बिल्कुल। तो ये फिर इसका फोर्थ वाला ऑप्शन हो गया, 100% कट जाएगा। सर एआई भी यही बता रहा है कि कुछ नहीं मिलेगा, 100% कट जाएगा। ये हाँ ये आई तो हाँ ठीक है, 100% कटेगा, इसका मतलब यही हुआ जी। 100% कटेगा अगर ले लिया जी। बड़ा सही सवाल पूछा मगर ये।
100% कटेगा इसमें से। तो अभी थैंक यू आप लोग। सर एक बार इसको क्लियर देखिएगा, क्योंकि फुल सीएल लेने पर 100% है, हाफ सीएल पर क्या है प्लीज एक बार क्लेरिफाई करिएगा। हाँ सर, एक बार फिर भी देख लेंगे जी, बिल्कुल। हाँ मैं भी यही देख रिक्वेस्ट लेंगे, कर रहा सर, एक ओके, बार ओके। देखिएगा। चलिए अगला 35 वाला क्वेश्चन जो है, 35 वाला, महंगाई बढ़ते हैं महीने में कंटेम्पररी मार्केट which provision has been made in the government financial rule procurement of goods and services required by ministry department through online portal of the government e-marketplace। के सामान्य वित्तीय नियमों उपलब्ध कराया गया है। जेम इसका आंसर है रूल। अच्छा, आप लोग सेकंड बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, रूल 149 ना। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, बिल्कुल। जेम के बारे में 149 ये तो रटा है सबको, ये तो रटा हुआ है सबको, बिल्कुल। जेम के बारे में सर क्लास के दौरान कुमुद मैडम सर बार बार बोल रही थी कि 149 आप लोग नोट कर लो सर, बार बार बता रही थी। हाँ, तो अगली बार के लिए पीएफएमएस के लिए भी थोड़ा याद कर लेना भाई, है ना। जेम के लिए 149, अगला पीएफएमएस। चलिए बढ़िया। रूल नंबर पीएफएमएस का क्या है सर? वो अब 86 है सर, पीएफएमएस 86 और डीबीटी 87। चलिए, तो रूल नंबर क्या है 36, सॉरी क्वेश्चन नंबर 36 क्या है 36 में, from which of the following dates of the government servant can be allowed increment if this happens to fail in the course of the joining time। इस पे हम लोगों ने खूब गप्प लगाई ना, ये तो बिल्कुल। सर एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। हाँ, क्या लिखा है? ये लिखा है ना कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी अलाउड इंक्रीमेंट हैपन्स टू फॉल इन द कोर्स ऑफ ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम के दौरान अगर इंक्रीमेंट पड़ता है तो डेट ऑफ इंक्रीमेंट, डेट ऑफ रिलिंक्विशमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम द ओल्ड स्टेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एट द न्यू स्टेशन, 1 month आफ्टर ज्वाइनिंग न्यू स्टेशन। तो इंक्रीमेंट कब मिलता है, यही पूछा है ना इसमें शायद, फिजिकल प्रेजेंस पे। यस सर। तो कब मिलेगा ये, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एट न्यू स्टेशन, यही होगा ना। यस सर, यस सर, इसी पे बहुत बहस हुई सर, हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किया आपने सर। तो 36 का सी होना, मतलब थर्ड होना चाहिए ना सर। यस सर। 37 जो है, इन ऑर्डर ऑफ द प्रमोट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट, transfer of benefit directly to beneficiaries under various government scheme and programs using information communication technology, the utilization certificate in respect of direct benefit transfer is automatically generated through PFMS in the Office of Controller General of Account। Please identify the rule। इसमें फिर रूल पूछ लिया, कौन सा रूल है जो डी मतलब इसके सर्टिफिकेट के बारे में बात करता है। सर 239 और 41 में कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 241 होना चाहिए।
241 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। ढूंढिए आप लोग। 241 लिखा है सर किताब में। सही बता रहे हैं सर, 241 है सर, बुक देख लिया। देख लिया जीएफआर वाली। इसका मतलब है कि कुछ इम्पोर्टेंट जीएफआर के मतलब जो कुछ खास हैं उन रूल्स को हमें याद रखना पड़ेगा। हाँ सर, ये तो बड़ा डाउटफुल नियम याद करवा रहा है। ये तो बड़ा बेकार बात है। और सर रोट लर्निंग पे सर हम लोग कह रहे हैं कि अब नहीं वो ठीक है। आपने भी कहा था सर कि वैसा क्वेश्चन नहीं आएंगे ज्यादा रोट वाले। हाँ ये हमारे इसने तो गड़बड़ कर दी इसने। यूटिलाइजेशन सर आपको एकदम 241 कैसे याद आया सर, बता दीजिए ट्रिक, हम लोग भी याद कर लें। अरे सर ये देखो सामने दिख रहा है। बस ऐसे याद आया। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ट्रांसफर। सर ये जो पीएफएमएस और डीबीटी का भी सर बता रहे थे 86 87, मेरे ख्याल से ये 90 और 230 है क्या? नहीं मैडम, वो 86 एंड 87 ही है। एक सर कोई बता रहे थे 87 है, पीएफएमएस 86, डीबीटी 87। मैडम चेक करना इसको। चलो सर ये 238 भी सर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का सर मेंशन था सर, मुझे ऐसा याद है सर। ठीक मैम 86 87 भी सही है, बुक देख लिया। ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ने देखी 86 पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जी, और डीबीटी 87। ये मैंने जब जीएफआर वाले शुरू कर रहे थे ना हम लोग, तो सबसे पहले ही जो ऑडियो बुक शुरू की थी वो इसी पीएफएमएस और इस पे बनाई थी। उसमें ये साफ साफ बोल था, मतलब थोड़ा सा क्यों। चलिए, व्हाट इज द नॉर्मल टाइम परमिसिबल फॉर एन एप्लीकेंट अंडर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट appeal before the officer who is senior in rank to the central public information officer or state public information officer, and the applicant is not given the desired information if the applicant is aggrieved by the decision of the CPIO or SPIO। इसका सही आंसर क्या है? सर क्वेश्चन की मीनिंग सर थोड़ी क्लियर नहीं हुई। 30 दिन रहेगा क्या? फर्स्ट अपील की बात कर रहा है कि सेकंड अपील की? ये सर फर्स्ट अपील की बात कर रहा है सर, क्योंकि ये नॉर्मल टाइम परमिसिबल की बात हो रही है एप्लीकेंट के लिए। तो जब फर्स्ट टाइम की बात होगी तो अपील विद इन 30 डेज। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? 30 डेज है। फर्स्ट अपील के केस में सर 30 डेज होता है, सेकंड अपील में तो 90 डेज सर। अच्छा, अपील शायद 45 डेज का होता है। नहीं अपील वो 45 डेज उसमें है सर। 45 नहीं है सर बिल्कुल इसमें। सीसी रूल में अपील का 45 है सर। फर्स्ट अपील 30 डेज है और सेकंड अपील 60 डेज है। ये मैं भोपाल में पढ़ के भी आया था उनके राज्य सूचना आयोग के बोर्ड पे। अच्छा, क्या बात है, आपने तो प्रैक्टिकल कर दिया। हाँ सर, वो पासपोर्ट ऑफिस के बाजू से राज्य सूचना आयोग का ऑफिस था। जी काम से 30 डेज, ठीक है। चलिए, मॉडल टाइम क्या लिखा? मॉडल टाइम लिमिट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ensuring timely conclusion of the departmental inquiry under rule 14 CC rule 1965। ये फिर आ गया, मॉडल टाइम लिमिट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड, टाइमली कंक्लूजन कितने ये तो सबको क्लियर है ना ये वाला? ये तो सिंपल सा आंसर है ना। क्या है भाई? 6 months टाइम। हाँ, पहले ही आंसर है 6 मंथ। 6 महीने के अंदर कर देनी चाहिए, नहीं तो 6 महीने फिर बढ़ा सकते हैं, 6 महीने फिर बढ़ा सकते हैं, ऐसे 18 मंथ में पूरी कर लेना है। तो ये नॉर्मल जो टाइम है वो 6 मंथ है कि जो इंक्वायरी है वो 6 मंथ में पूरी करनी चाहिए। और अगला जो सवाल है वो है
while the government servant is in deputation in India, which of the following allowance facility will be regulated in accordance with the rules of borrowing organization? तो क्या होगा भाई इसमें? हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रेवलिंग अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो इसमें जो बोरोइंग जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके हिसाब से इसमें जो सही आंसर होगा ये मेडिकल फैसिलिटी ही होगा इसमें, तो है ना, कि और कुछ होगा? मेडिकल फैसिलिटी। ये सर ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेडिकल वहां होता है जहां रहते हैं, वहां से मिलता है जी, जहां होंगे वहीं, चाहे जंगल में होंगे चाहे आसमान में। क्या बात है। तो आज अब हमारे पास